In our previous class, we were discussing about functions of the skeleton. Okay. हाँ हाँ, एक मिनट सर. We also revised one bone of skull, है ना? That is Pestov. Right. That was the acronym, है ना? Acronym for all the bones of cranium, right? Okay. Step of aerobics के नाम से भी हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की थी. Then तो what were the means new things which you learned under the heading functions of skeletal system? कुछ नया आपने उस सीखा था या वही जो आपका पुराना रिवीजन था, मीन्स जैसा भी आप? That's it, है ना? And our endocrine system also gets affected by the skeletal system, right? This was the new learning. और इसके अलावा और क्या न्यू लर्निंग थी हमारी? Regulation of blood sugar, right? Our skeletal system is also responsible for regulating the blood sugar level in our body. Okay, fine. What type of hormone does it secrete? Osteocalcin. Okay. What it does? Osteocalcin क्या काम करता है हमारी आपकी बॉडी में? जी हाँ, increase the sensitivity of our skeletal of our insulin. That's it. Fine. Okay. तो एस्टियोकैल्सिन का सिर्फ यही एक काम है कि वो आपकी उसकी जो है वो बढ़ा देता है उसको सेंसिटिविटी, या कुछ और भी काम है उसका? एक्स्ट्रा फैट जो है वो फैट स्टोरेज को आप बल्कि कहो कि वो उसको रिड्यूस कर देता है ना? ओके, फाइन. तो हम लोगों ने यहाँ तक बात को किया था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशंस. एनाटॉमिकल पोजीशंस में वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड 6 बेसिक डायरेक्शनैलिटीज़, यानी proximal, distal. Proximal and distal is related with appendicular skeleton. Appendicular skeleton is related with appendicular skeleton is related with our limbs, right? Acha, then we also discussed about the anterior and posterior and lateral and medial. Okay, fine. है ना? That's it. Fine. Now, today we will try to learn about the concept of laterality. Lateral concept of laterality. Concept of laterality. Laterality is this laterality is related with the term lateral. Lateral means away or side, isn't it? Away or away means away from where? Away from where? Away from medial line. Our medial line is supposed to be our spine, because it lies in the middle of our
of our body, whole body, right? So it is that imaginary line, it is a imaginary line. कोई ऐसी लाइन है नहीं बॉडी में जो हमारी बॉडी को लेफ़्ट और राइट हमें बांटती हो, कोई ऐसी लाइन नहीं है जो ऊपर और नीचे हमारी बांटती हो, राइट? बस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल एनी कॉन्सेप्ट, एनी डायरेक्शन, वी डिवाइड विद द इमेजिनरी लाइन्स. We divide our body with the imaginary lines, right? So imaginary line is that one line, a medial line, which divides our body into lower or upper or right or left? Right and left, right. Okay. यानी कि हमारी जो ये लेटरलिटी है, ये लेटरलिटी हमारी राइट और लेफ्ट साइड से रिलेटेड है. यहां तक बात क्लियर हो रही है बिल्कुल हमको? ओके, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी इस बात को दर्शाता है. आप लोग गौर से सुन लीजिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है इसको, एक बार सुन लीजिए. कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा साइड दूसरे साइड के रेस्पॉन्स में या रिलेशन में ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी अभी हम लोगों ने बात करी ना, है ना, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऐसा डिवाइडेड है, राइट? अब इसमें से हम में से सभी लोग ऑलमोस्ट 99.9%, राइट, हम में से कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ साइड के बॉडी पार्ट्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ हम इन रिलेशन टू दैट हम कम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से जितने भी लोग मोर देन 80% राइट हैंडर्स हैं, राइट हैंडर्स जो हैं वो अपना राइट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राइट हैंड है चाहे वो राइट लेग है, राइट? और इन कंपैरिजन टू दैट राइट हैंड साइड, राइट, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड को कम इस्तेमाल करते हैं या कम पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आदमी को, एक अनजान आदमी है आपके सामने और आपको नहीं पता कि वो राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आप लोग कभी भी कर सकते हैं. आप लोग आर्ट्स फैकल्टी जाएं या यहाँ आएँ, यहाँ सामने, यानी किसी के बारे में आपको मालूम नहीं है कि वो कौन से हाथ का है, तो आप उसको जब मीन्स वो जीना चढ़ना शुरू करे जिस वक्त, जो पहला स्टेप आप रखे वो, राइट, वो चलता हुआ आया और उसने ऐसा करके रखा पहला. ओके, हमेशा वो जब भी पहल करेगा तो वो अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट से करेगा, जानते बूझते नहीं करेगा. अनजाने में वो बचपने से ऐसा कर रहा है. उसके ऑर्गेनिज्म को, उसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो ऑटोमेटिकली काम करता है, उसको ये बात मालूम है, राइट? वो सोच बूझ के काम नहीं कर रहा, समझ बूझ के काम नहीं कर रहा कि मुझे उठना है. उस लेवल पे, जिस लेवल पे उसकी बॉडी चल रही थी, वो फ्रिक्शन में आ गई थी किसी एक, उस फ्रिक्शन को अब उसे तोड़ के थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी है, तभी वो स्टेप चढ़ पाएगा एक, राइट? तो उसको तोड़ने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम नेचुरली भी कहते हैं, नेचुरली वो जो है वो अपना जो भी मजबूत पैर होगा, वो राइट भी हो सकता है, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट? और आप अंदाज़ा लगा लोगे कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर अपना लेफ्ट पैर रखा पहले, तो आप मोर देन 80% आप कंफर्म्ड हो गए कि ही इज़ ए लेफ्ट हैंडर और ए लेफ्ट फुटर. अगर उसने राइट रखा तो वो राइट हैंडर या राइट फुटर, राइट? ये जो चीज़ आपने डिटरमिन करी कि वो अपनी बॉडी का एक हिस्सा ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा पावर के लिए कर रहा था, तो आपने जो समझा कि ये राइट हैंडर है या ये लेफ्ट हैंडर है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी. यहां तक बात समझ में आ गई? लिख लीजिए जल्दी से. ओके, फाइन. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी जो है, ये अब 3 तरह की हमारी लेटरलिटीज़ हैं. हम जो अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो हैं वो कभी कभी दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं,
क्या ऐसा होता है? राइट, कभी कभी जैसे लाइक बेंच प्रेस, लाइक जैसे बारबेल रोज, जैसे लो केबल रोज, जैसा पुशअप्स, दैट्स इट, है नहीं? इसी तरीके से कभी कभी हम दोनों पैरों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक स्क्वाट्स, लेग प्रेस, जंपिंग जैक्स। वेरी गुड, ओके फाइन। ओके, जहां पे हम दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या दोनों पैरों को हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ओके फाइन। इससे पहले इसका सिंपलर कॉन्सेप्ट समझिए। कुछ हमारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना एक साइड, वी यूज वन ऑफ द साइड्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, राइट हैंड एंड राइट लेग, दिस वन। आपने किसी को कहा कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ओके फाइन, वो ऐसा एक्सरसाइज कर रहा है। देन आपने बोला उसको ऐसा एक्सरसाइज करने को, तो वो वैसे कर रहा है। वो मीडियल लाइन का एक साइड इस्तेमाल कर रहा है ना अपना, ओनली वन, राइट। इस मूवमेंट को हम बोलेंगे इप्सी लेटरल, इप्सी, IPSI। इप्सी लेटरल। सिमिलर, सिमिलर या सेम, और लेटरल मतलब साइड, लेटरल मतलब साइड, है ना, सेम साइड। दिस इज इप्सिलेटरल। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल हमको, राइट। दूसरा हमारे पास फॉर्म है जिसमें हम दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, राइट। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। बाई मीन्स दो, टू साइड्स। बाइलेटरल, बाई मीन्स टू। बाई मीन्स टू। तो आवर नेक्स्ट मूवमेंट इज बाइलेटरल। बाइलेटरल की आपने बहुत सारी एग्जांपल्स अभी बता दी। आपने बेंच प्रेस बता दिया, आपने मिलिट्री प्रेस, शोल्डर प्रेस भी हम लोग बोलते हैं इसको, है नी, प्रेस बिहाइंड द नेक भी आपने बता दिया, लेटरल रेजेस आपने बता दिया, आपने पुशअप्स बता दिया। बाइलेटरल, अच्छा, बाइलेटरल में एक और कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। मीन्स बाई मीन्स टू साइड्स, तो दोनों साइड में एक और अजीब सी एक और कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसमें दो साइड्स तो आपकी इस्तेमाल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की हो, डायगोनल इस्तेमाल हो। ये हाथ और ये पैर, आप करते हो ना एक एक्सरसाइज ऐसा, है ना, राइट। हाँ, जैसे मार्च पास्ट, जैसा ये इस वक्त मैं खड़ा हूं, राइट, ओके फाइन। ये क्या मूवमेंट, ये भी बाइलेटरल है, यूजिंग टू साइड्स, है नहीं, ओके। ये कौन सा मूवमेंट होगा जो डायगोनल चल रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड कंट्रालेटरल। कंट्रा मीन्स एक के अपोजिट दूसरा, एक के अपोजिट दूसरा, दैट्स इट, गुड। कंट्रालेटरल, कंट्रा कहते हैं अपोजिट, और लेटरल मीन्स साइड, गुड।
तो हमारे पास जो है वो ये 3 तरह की लेटरलिटीज़ मौजूद हैं जिसमें हम अपना पूरा 24 घंटे का जीवन गुजारते हैं, और जितना वक्त भी इस दुनिया में रहते हैं उतना वक्त हम अपने शरीर के ज़रिए से जो है वो हम अपने सारे काम इन्हीं लेटरलिटीज़ में करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट? तो हमारे पास इप्सीलेटरल है, हमारे पास बाईलेटरल है, हमारे पास कंट्रालेटरल है, ठीक है। ये लेटरलिटी हमको समझ में आ जाती है जिस वक्त, तो हमको एक बात और समझ में आ जाती है कि मीन्स बल्कि समझ में नहीं आ जाती है, तो हमारे ऑब्जर्वेंस में है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बॉडी का एक तरफ का हिस्सा प्रीफर करते हैं अपने कामों को करने के लिए। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग लिख रहे हैं तो मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर यूजिंग राइट हैंड, यानी तो आपको जो गिवन टास्क है इस वक्त वो आपका राइटिंग का है, तो आप उसको जो है वो राइट हैंड से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको अगर फुटबॉल का टास्क मिल जाए तो आप में से जो राइट फुटर्स होंगे तो वो राइट फुट से ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है नी? ओके फाइन। अभी आप ज़रा थोड़ा सा अपना खुद ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिएगा। जो लोग जिस हाथ के हैं उसके अपोजिट हाथ में अपना पेन पकड़िए और लिखना शुरू करिए, अपना अपना नाम लिखिए आप और महसूस करिए आपको कैसा लग रहा है। लिखिए लिखिए, शाबाश, कुछ भी लिखिए आप, मतलब मीन्स टेढ़ा मेढ़ा लिखिए, शाबाश। नहीं नहीं, पूरा लिखिए। माई नेम इज इकरा नाज। हाँ भागने दो, भाग के जाएगा कहाँ, क्लासरूम के अंदर ही रहेगा। इकरा नाज, राइट, वेरी गुड। हाँ हाँ अच्छा है, शाबाश, गुड गुड गुड, लिखो। हो गया आपका, लिखा आपने? ओके फाइन, लिखा आपने? शोएब खान माई नेम इज। ओके फाइन, हो गया, फाइन। अभी जो है वो अभी ज़रा राइट हैंड से लिखो, इसी के नीचे राइट हैंड से लिखो। है ना? ओके फाइन। इंसान को, ये एक इंसान की एक और क्वालिटी है, मेरी भी है आपकी भी है, हमें ज़रा सी भी परेशानी हमको अच्छी नहीं लगती। अभी मैंने आपको बोला जब आपको लेफ़्ट हैंड से लिखने के लिए तो आपने इंटरेस्ट के साथ पेन तो पकड़ा, मगर जब लिखना शुरू किया तो बहुतों के चेहरे बदल गए। अच्छा, अभी मैंने बोला आपको राइट हैंड से लिखना शुरू करो तो अभी पेन भी नहीं पकड़ा उस हाथ में और खुश हो गए। ये हमारा आपका नेचर है, ओके फाइन। लेकिन आपको थोड़ा सा, अगर आपको अपने बॉडी का जो आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, अगर उसको आपको अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो आप उसको मीन्स तरह तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। हम अभी तक लिखते चले आए हैं राइट हैंड से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कभी कभी खाली बैठा हुआ करें ऐसे ही एम आई, तो आप जो है वो उसको उल्टे हाथ से भी लिखने की कोशिश करिए। तब आप देखिए ज़रा, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा नहीं, लेकिन आपका वो एक सर्किट, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो आपका एक नए लेवल पे काम करना शुरू करेगा। अच्छा, जब आपको ऐसे करते करते 40 दिन हो जाएंगे तो साथ में एक और चीज़ होगी जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मीन्स कोर्स से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे, जो आइडिया आपको अभी तक नहीं आया था। अच्छा, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। ये क्यों हुआ ऐसा? एग्जैक्टली, अभी कहीं मीन्स आपने नए एंगल से कुछ सोचना शुरू कर दिया। क्यों सोचना शुरू कर दिया? क्योंकि नए एंगल से आपने अपनी नर्व्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जहां आप नहीं कर रहे थे अभी तक। सुनने में बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ा जाहिर सी बात है 40 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। नहीं, आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आपको 2 साल का समय गुजारना पड़ेगा।
हर चीज़ की अपनी एक एज होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप राइट हैंड पे अपने रख करके सोइए और अपने को बोल के सोइए कि मुझको उठा देना, मुझको उठा देना, तारिक मुझको इतने बजे उठा देना, तो वो उतने बजे उठा देता है। आपने कहा, सब लोगों ने हाँ उतने बजे उठा दिया, उससे पहले ही उठा दिया थोड़ा सा, ताकि आप उस टाइम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, राइट। तो कुछ तो रिजल्ट्स आपको फ़ौरन मिल गए। ये वाला जो टास्क आपको मैं दे रहा हूं, तो ये वाला टास्क आपको जो है वो 40 डेज का टास्क है। अगर याद रहे तो करिएगा जी। एम्बीडेक्स्ट्रस भी होते हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने ब्रेन को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। तो अगर मींस उनको कोई चीज़ प्लान करनी होती है तो कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, है नहीं, उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, थॉट प्रोसेस उनके थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो थॉट प्रोसेस आप भी बढ़ा सकते हो, उसी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। भाई मेरे पास 2 पोटेंशियलिटीज़ है ना लिखने की, मेरे पास 2 पोटेंशियलिटीज़ है ना फुटबॉल खेलने की, है नहीं। मेरे पास स्टार्टिंग ब्लॉक्स की 2 पोटेंशियलिटीज़ है ना स्टार्ट लेने की, स्टार्टिंग ब्लॉक पे। तो वाई टू टेक फ्रॉम वन साइड ओनली, वाई नॉट टू प्रैक्टिस विद अनदर ऑल्सो। भाई बहुत सा टाइम ऐसा भी होता है ना, साल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, जस्ट यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर द इवेंट ओनली, फॉर विच इवेंट आपको नहीं मालूम होता, ठीक है नहीं, ऐसा होता है। तो आप एक बड़े हिस्से में आप जो है वो अपना न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सारा जो खेल है हमेशा से इंसानों के साथ, उसी खेल पे आज तक इंसान आया है और आज भी उसी खेल में खेल रहा है और आगे भी वही खेलेगा, और वो खेल है सोचने का। जो जितने अच्छे अंदाज में सोच गया, राइट, वो उतना अपनी लाइफ में अच्छा, मीन्स किसी भी लेवल पे, अगर वो बिजनेस का खिलाड़ी है तो वो बिजनेस में अच्छा हो गया, कोई प्लेयर है आप में से तो वो प्लेयर अच्छा हो गया, कोई फिजिकल एजुकेटर है तो उसमें, मीन्स वोडाफोन का एक ऐड आता था आइडिया को लेकर के, किसको याद है? आपके ज़माने का है क्या वोडाफोन? अभी तक चलता था ना, उसके छोटे छोटे कुत्ते चलते थे उसके, क्या ओके। और एक उसका वो था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। हाँ, तो सारा खेल आइडिया का है, सारा खेल आइडिया का है, राइट। जैसा आपका आइडिया होगा, यानी कि जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही आपके आइडियाज़ होंगे, जैसा आपका आइडिया होगा वैसे ही आपका एक्शन होगा, जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपका, मीन्स अब बढ़ाते जाइए आगे जीवन को, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने डिफरेंट डायरेक्शन से अपनी जो है वो नर्व्स को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, राइट। रोज़ाना की ऑलमोस्ट 99.9%, राइट। हम में से एक आदि कोई ऐसा होगा गंदा लाइक मी जो रोज़ाना ब्रश नहीं करता होगा, लेकिन सभी लोग ब्रश करते होंगे। आपने कभी नोट किया है कि ब्रश के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, अगर आपने ज़रा सी भी ज़्यादा पावर लगा दी तो दांत में तो है ना, गम्स छिलने का ख़तरा रहता है, राइट। कितने बहुत मीन्स बिल्कुल उस ग्रिप पे हम पकड़ते हैं जिस ग्रिप पे चिड़िया का बच्चा पकड़ते हैं, उस ग्रिप पे हम अपने टूथब्रश को पकड़ते हैं, इज़न्ट इट? ना बहुत मजबूत कि चिड़िया का बच्चा मर जाए और कि चिड़िया का बच्चा उड़ जाए, इतना ढीला भी नहीं, बस इतना हम टूथब्रश को पकड़ते हैं, राइट। यानी कि हमारा जो मोस्ट पावरफुल हाथ होता है वो मोस्ट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेटेड भी होता है। ओके फाइन, अब आप जाइएगा, अगर रात में करें तो रात में, और नहीं सुबह उठ के करें तो सुबह उठ के, अब उल्टे हाथ से करिएगा। कल मुझे बताइएगा 11:30 बजे, हो सकता है कि किसी का छिल गया हो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा नहीं होगा अगर आप, इफ़ यू आर राइट हैंडर। लेकिन थोड़ा सा नई एक्टिविटी करिए ताकि नए आइडियाज़ आपको जनरेट हो, और नए आइडियाज़ आपको ताकि नई जगह आपको ले जाने की कोशिश करें। नई जगह जेल भी हो सकती है, इसलिए अच्छा सोचिएगा। ओके फाइन, तो एक तो ये चीज़ कि हमारी 11:30 बजे कल क्लास नहीं होगी। दूसरा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो लेटरलिटी हमारे बॉडी में आती है, ये आती कहाँ से है ना? ये हमारे ब्रेन से आती है,
अभी आप लोगों ने कहा तो ये हमारा ब्रेन जो है, देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है ब्रेन और एक हमारे पास है माइंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? जी, व्हाट इज ब्रेन और व्हाट इज माइंड? माइंड सोचने में काम आता है और ब्रेन? ओके फाइन, ओके राइट। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन राइट, अगली क्लास में मैं ला करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको लाइव, ओके है ना, भेजा जिसको बोलते हैं ना, भेजा, ओके। ओ हमारा जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में होता है, पूरा एक सिंगल पीस नहीं है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट। स्फेयर में है, स्फेयर मतलब ऑलमोस्ट गोलाई सी है, बिल्कुल गोल नहीं है लेकिन गोलाई सी है ज़्यादातर उसका हिस्सा, तो उसको स्फेयर बोलते हैं, राइट। स्फेयर का आधा हिस्सा जो होता है उसे हेमी बोलते हैं, हेमी स्फेयर, ओके। तो मेरा ब्रेन और आपका ब्रेन, सबका ब्रेन यहाँ से ऐसा एक बीच में से एक यहाँ पे गुल्ला रखा हुआ है और एक ऐसा गुल्ला रखा हुआ है। दिस इज राइट हेमी स्फेयर, दिस इज लेफ्ट हेमी स्फेयर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे? लिख लीजिए आप इतने को। किसी से पूछ के नहीं लिखना है, खुद लिखना है। आपका ओरिजिनल आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। राइट हेमीस्फेयर और लेफ्ट हेमीस्फेयर। आपके सीधे हाथ की तरफ राइट हेमीस्फेयर है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हेमीस्फेयर है। ये दो हिस्सों में आपका ब्रेन जो है वो ऐसा डिवाइडेड है, ओके। हमारा ब्रेन इज एन ऑर्गन। हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन और माइंड की। ब्रेन इज एन ऑर्गन, राइट, विच हैज़ इट्स सर्टेन शेप। कुछ शेप है उसकी, उसका कुछ डायमेंशन है, मीन्स इतना चौड़ाई का है, इतनी लंबाई का है, ऐसा है, राइट। इट हैज़ सम वेट, 56 ग्राम का है, 60 ग्राम का है, नहीं ऐसा, ओके। इट हाउसेज बहुत सारी नर्व्स उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं ब्रेन के अंदर। तो हमारा ब्रेन तो एक ऑर्गन है, हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन हमारा ब्रेन है। उसका अपना एक डायमेंशन होता है सेट, उसका अपना एक वेट होता है सेट, और उसके अपने कुछ फंक्शंस, शेप है उसका, राइट, है ना, राइट। माइंड जो है, माइंड इज नॉट ए ब्रेन, माइंड इज नॉट ए ब्रेन। ब्रेन माइंड जो है, लिख लीजिए आप इसको, मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। माइंड इज द कलेक्शन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। माइंड इज द कलेक्शन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपके जीवन से ताल्लुक़ रखते हुए जितने भी अनुभव हैं, इससे बहस नहीं है क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या न्यूट्रल, क्या है वहीं चलता है, नहीं। कोई भी एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस इज ए माइंड। यस, हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप कह लें। इसका, इस माइंड का स्टोर होने का कहीं एक जगह नहीं है। ब्रेन की लोकेशन, स्टोरेज एक पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन हमारे माइंड की का कोई ऑर्गन नहीं है। वो आपके सिर से ले करके और तलुओं के नीचे तक पूरी बॉडी में आपके जो है वो ये फैला हुआ है माइंड। जी हाँ, वी कैन नॉट टच।
है ही नहीं, वो तो एक आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हाउ कैन वी टच? फिजिकल एंटिटी नहीं है ना वो। हाँ, मेमोरी भी आप कह सकते हैं उसको, है ना। लेकिन ये हमारा जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ, ये एक हमारा माइंड है। अच्छा, ये जो है वो आपके पोर पोर में, वो माइंड जो है वो आपके पोर पोर में, पोर पोर मीन्स एक एक सेल के अंदर मौजूद है, वो एक एक जगह मौजूद है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जब साइकिल चलाना सीखी थी, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब साइकिल चलाना सीखी थी तो उस वक्त आपने मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख रहे थे आप, मीन्स कब मुझे ब्रेक लगाना है, कब मुझे ये वाला पैर नीचे करना है, तो जब ये नीचे करना है तो इसको ऊपर उठाना है, ये भी सोच रहे थे साथ में, जिसकी वजह से नतीजा ये हो रहा था ना तो ये नीचे जा पा रहा था ना ये ऊपर आ पा रहा था। लेकिन बहरहाल 2-4 बार गिरते गिराते कैसे ना कैसे आपने ये चीज़ सीख ली, राइट। फिर आपने ये सीखा कि ब्रेक कब लगाना है, तो जब तक आपने ब्रेक लगाया जब तक दीवार में घुस गए, क्योंकि यहाँ नहीं रोका था, क्योंकि ये बॉडी ने क्या सीखा था, बॉडी ने सिंपल इतना ही सीखा था कि मीन्स ये चलाना है, तो इसको रोकना नहीं सीखा था लेकिन उसने, राइट। तो हमने ऐसे साइकिल सीखी है, मैंने भी ऐसी सीखी है, आपने भी ऐसी सीखी है, राइट। ओके, अभी कुछ वक्त के बाद क्या हो गया, कुछ वक्त के बाद ऐसा हो गया कि एक दोस्त आगे भी बैठा है, एक दोस्त पीछे भी बैठा है, और आप उससे भी बातें कर रहे हैं और पीछे वाले से भी बातें कर रहे हैं, और आप चलते भी जा रहे हैं। आप यहाँ से स्टेशन तक नहीं जाने पाएंगे अगर आपको स्लो मोशन में आपकी रील दिखाई जाए, मीन्स आपका वीडियो दिखाया जाए, तो कम से कम यहाँ से स्टेशन तक के बीच में आप 5 बार जो है वो डेडली एक्सीडेंट से बचे। लेकिन आपसे पूछा जाए कोई एक्सीडेंट से बचे थे क्या तुम, आप कहोगे कि नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, राइट, ओके फाइन। और सच में आपको नहीं पता, लेकिन आपको जब दिखाया गया तो आपको पता चला कि वो स्कूटर वाले ने ऐसे करके निकाल लिया, आपने भी ऐसे करके निकाल लिया। कभी बहुत अगर बहुत अंदर घुस गया तो कभी आपने चिल्ला दिया अबे ओए, लेकिन आपको तब भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जानलेवा ख़तरा था आपके लिए, लेकिन वो था जब आपने उसको देखा। ये कैसे हो पा रहा है, ये तो हम मोटा मोटा कह लेते हैं इसको हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब ये हमारा ब्रेन कुछ नहीं कर रहा है इसमें, अब ये जो कुछ है ये माइंड है, ये आपका एक्सपीरियंस है जिसने आपको सिखा दिया इस लेवल पर। एग्जैक्टली, वो मसल मेमोरी भी हो सकती है। अभी मैंने बोला ना, हर सेल में अब आपकी लर्निंग हो रही है, हर सेल में आपका जो है वो मीन्स एक्सपीरियंसेस एक्युमुलेट हो रहे हैं। जी, जैसे हम बचपन में अपनी छत पर सोते थे और कभी रात में बारिश आ गई और हम नीचे आ जाते थे, और आते हम खुद ही थे, मगर हमें नहीं पता होता हम कब आए, वो कैसे होता है। ओके फाइन, वो भी अब याद रखिएगा आप इसको, है ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये भी एक मसल मेमोरी का एक अच्छा वो है, यानी कि आदत इतनी पड़ गई है कि जाने की, कुछ लोग वहाँ से भी नीचे आ जाते हैं जहाँ जीना नहीं होता, वो डायरेक्ट ही नीचे आ जाते हैं। जिनकी मसल मेमोरी अच्छी नहीं होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है उठ करके किस डायरेक्शन में उठे, तो वो डायरेक्ट लैंड कर जाते हैं नीचे, ऐसा भी होता है नहीं। और ख़ास करके पतंग लूटते पे तो हो ही जाता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग गिरे हैं, मैं तो गिरा हूँ ऐसे, ऊपर से नीचे गिरे। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी, वो धोखा हो जाता है हमको। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारा जो है वो माइंड एक ऑर्गन है, और माइंड हमारा कोई ऑर्गन नहीं है, और वो हमारे डिफरेंट सेल्स में हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो चले जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि हम मीन्स लगातार उनको शुरू में सोच सोच के करते हैं और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, फिर हमारे उसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं, राइट। क्रिकेट की भाषा में इसको कहा जाता है कि मीन्स 117 किलोमीटर से ज़्यादा की जो बॉल आती है, 117 किलोमीटर से ज़्यादा की जो बॉल आती है उसको खेलना बैट्समैन के लिए मीन्स वो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, मीन्स इम्पॉसिबल है। किसी भी ह्यूमन के लिए 117 के नीचे तो खेल सकता है, सोचते समझते देखते दागते, 117 के ऊपर की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, इंसानी काम नहीं है वो। अच्छा, हम देखते हैं कि वो 154 की भी खेलता है, और वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े खेलने वाले हैं,
है नहीं, राइट। वो कोई भी बॉलर हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन अच्छा फिर वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पीड की खेल रहा होता है, वो बॉल स्विंग भी कर रही होती है, वो बॉल कट भी कर रही होती है, और वो उसको छोड़ भी रहा होता है, और वो इस लेवल पे भी छोड़ रहा होता है जब पूरी ऑडियंस एक साथ बोलती है ऊह, और वो बोल्ड होते होते बचा होता है, लेकिन उसे पता होता है बैट्समैन को मैं बोल्ड नहीं होऊंगा इतने पे। उसको अपने वो स्टंप्स भी पता है कितने डायरेक्शन के, उसे वो सारी चीज़ें पता है, और 154 155 की बॉल भी खेल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये उसके माइंड से हो रहा है, वो ब्रेन से नहीं खेल सकता। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ब्रेन से खेलना इतनी तेज़ बॉल को, और बैट को मींस बॉडी को उतना एडजस्ट कर लेना इस लेवल पे। लेकिन वो आप अपनी सेलुलर जो लर्निंग हो गई है आपकी, खेलते 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 खेलते, इसी वजह से कुछ बॉलें ऐसी होती हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, उस पर दुनिया का अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी कुछ नहीं कर पाता। लाइक शेन वॉर्न सर की आप एक मीन्स मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल आप डाल के देखो, तो वो लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई और वो बैट्समैन के पीछे से उसने मिडिल स्टंप बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की किसी ने। अच्छा, ऐसे जब किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो खेल भी नहीं पाया उसको, और आज भी नहीं खेल पाएगा कोई, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो सोचते समझते काम करता है चीज़ों को, और जब ये उसको ब्रेन आपका, और माइंड जो है वो आपका ऑटोमेटिक काम करता है, राइट। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जो अभी आप लोगों ने कहा, 2-3 लोगों ने, मसल मेमोरी, कि काम करते करते वो हमारी मसल्स को याद हो जाता है वो काम, राइट। मसल मेमोरी, जैसे मसल मेमोरी को पता है आपके कि आपको पेंसिल कैसे पकड़नी है, आप सोच के नहीं पकड़ते अपनी पेंसिल, उल्टे हाथ से पकड़ी तो आपने सोच के पकड़ी, लेकिन वैसे पकड़ी तो आपने फौरन हाथ से, वो मसल मेमोरी थी आपकी जिसने पकड़ लिया, वो आपका ब्रेन नहीं था, राइट। तो इस माइंड को तो हम लोग मीन्स ये हमारी फिजियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे ये शरीर की एक्टिविटी है तो, लेकिन ये दूसरी फील्ड में चली जाती है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है जिसको हम आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, राइट। ओके, हम लोग माइंड के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा माइंड जो है वो राइट हैंड साइड पे है, तो क्या नाम से? ब्रेन हमारा, राइट। हमारा ब्रेन जो है वो किस, ये राइट हैंड पे है तो किस नाम से? राइट हेमिस्फीयर। ये अगर है हमारा तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट। ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा ये है कि ये हमारा जो राइट वाला हिस्सा है ये हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, और ये जो लेफ्ट वाला है ये हमारे राइट वाले को कंट्रोल करता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? जिसको लिखना हो लिख लीजिए जल्दी से इसको। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड बॉडी। इसको सारे सिस्टम मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। इसको जो है वो, अगर आपके सेल्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका माइंड भी अच्छा नहीं होगा। और सेल की हेल्थ अब आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी है, कितने लेवल की ऑक्सीजन उसको मिल रही है, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना उसको वाटर मिल रहा है नहीं, कितना अंदर इन्वायरमेंट उसका इंटरनल टेम्परेचर आपका कितना मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आप ब्लड प्रेशर मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इन सारी चीज़ों पे जो है वो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ना होम्योस्टेसिस, है नी। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस पे फिर हमारी ये लर्निंग डिपेंड करती है, ये माइंड हमारा डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो हमारा जो है वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट, राइट। अभी मैं ये हाथ से ऐसे कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ऐसे फ्लिंचिंग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो ये इस वक्त जो है वो अभी मेरे, अगर आप EEG मशीन लगाओ, नहीं, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ, जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, वेव्स को कंट्रोल वो देखता है, तो ऐसी एक्टिविटी करोगे तो यहाँ वाला, इधर वाला ब्रेन जो है वो आपको वहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यहाँ शूटिंग हो रही है, राइट। अगर आप, मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो आप देखोगे ये सवाला हिस्सा जो है वो हमारा ये आपस में वो कर रहा है, राइट। क्या चीज़?
अभी बात कर रहे हैं। ओके, ये जो दोनों ब्रेन्स हैं, ये जो दोनों ब्रेन्स हैं, ये दो ब्रेन्स ऐसा नहीं है कि एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है और ये दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए हैं। इनके बीच में एक पट्टा पड़ा हुआ है, यहां से ऊपर से लेकर के और ये ऐसा पूरा, राइट। ये पट्टा जो है, दिस पट्टा इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, CORPUS, कॉर्पस कैलोसम, CALLOUM, सॉरी, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस की स्पेलिंग CORPUS, कॉर्पस। अब आप इसको अपनी अपनी भाषा में भी लिख लीजिएगा, सिर्फ इंग्लिश में मत लिखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। कॉर्पस कैलोसम, CALLUSUM। ये दो पार्ट्स को जोड़ के रखता है, डिवाइड नहीं करता। ये डिवाइडेड तो ऑलरेडी हैं वो, अब इनको दो को जोड़ के रखेगा। ये एक बैंड है, कोऑर्डिनेट करता है। हमेशा दो चीज, कोई भी एक चीज अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है या हो रही है, तो उसके बीच में, ये लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि उसके बीच में कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटेड एलिमेंट ज़रूर होगा, चाहे वो ह्यूमन रिलेशंस की ही क्यों ना बात हो, राइट। आपस में अगर मेरी और आपकी मनमुटाव हो गया है तो कोई ना कोई ऐसा भी मौजूद होगा समाज में ज़रूर जो हमारे आपके मनमुटाव को दूर कर सकता होगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि हम उस मनमुटाव को कितना मीन्स इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना हम उसको समझ पा रहे हैं, कितना हम जान पा रहे हैं कि हमें कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। उतना ही इंटेंसिटी से हम उस चीज़ को ढूंढ पाएंगे, उस एलिमेंट को ढूंढेंगे कि जो चीज़ हमारे उस चीज़ को। सेम इज़ ट्रू विद दीज टू हेमिस्फेयर्स। ये अलग पार्ट है, बिल्कुल अलग पार्ट है, ये बिल्कुल अलग पार्ट है, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन वही लाइफ का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर भी लागू है, वही हमारे दिल में भी लागू है। जब हम लोग दिल के उसमें आएंगे तो दिल में भी ऐसा ही है। चैम्बर्स में है, चैम्बर्स फिर वो एक बीच लाइन में एक पट्टी पड़ी हुई है, वो उनको कोऑर्डिनेट करके रख रही है, राइट। हर जगह हर चीज़ में ऐसा ही है, राइट। ये कॉर्पस कैलोसम है, बहुत थिन लेयर है। पहले, अब से 80 साल पहले, 90 साल पहले तक साइंटिस्ट इसको गांठते नहीं थे, राइट। लेकिन साइंटिस्टों ने देखा कि जिन लोगों को तेज़ बुखार हो जाता है, 103 के ऊपर जिनको बुखार हो जाता है, तो कॉर्पस कैलोसम में सूजन आ जाती है। इसीलिए आपको याद होगा, मीन्स आपने सुना होगा अक्सर कि 103 के ऊपर बुखार जाने नहीं देना है किसी भी हाल में। पट्टी लगाओ, दवाएं खिलाओ, कुछ भी करो, है नहीं, 103 104 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया तो सबसे पहला जो नुकसान है हमारा और आपकी बॉडी को, वो कॉर्पस कैलोसम में सूजन आने का है। अच्छा, कॉर्पस कैलोसम कोई एक लेयर नहीं है फैशिया जैसी, राइट। वो क्या है, वो एक बंडल ऑफ फाइबर्स हैं। वो ऐसे अरेंज्ड हैं कि वो आपको स्ट्रैप जैसे लग रहे हैं, जैसे गले में पट्टा पड़ा हुआ हो किसी के, वैसे वो पट्टा पड़े जैसे लग रहे हैं, अलग सा पूरा एक, राइट, अलग सा ऐसा दिखता है वो हमको। तो वो फाइबर्स हैं, उनके अंदर अगर मीन्स नर्व फाइबर्स हैं, अगर उनके अंदर सूजन आ गई तो आपका ये दोनों कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा। भाई यही तो कोऑर्डिनेटिंग है ना भाई, हमारे और आपके बीच में मनमुटाव को दूर करने वाला वही, अगर वही सूज गया, उसी का मुंह सूज गया, फिर क्या होगा? हाँ, फिर तो हो गया काम, है नहीं। तो ऐसे ही इसका भी बेचारा ये नाराज़ हो जाता है, ये कॉर्पस कैलोसम। तो इसलिए हमको कहा जाता है और इसके लिए पूरी भरपूर कोशिश की जाती है, 103 104 से ज़्यादा बुखार नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, राइट। ये कॉर्पस कैलोसम के अंदर ये सूजन आ जाती है, और जब ये इंसान के अंदर ये सूजन आ जाती है तो इसकी सबसे पहली पहचान होती है, मीन्स
मेरे घर में भी हैं वो लोग, आपके घर में भी हो सकता है कुछ के हों। जैसे जैसे बुखार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ अनाप शनाप कुछ भी है वहीं। अब अपना अपना याद आ रहा होगा आपको, हो सकता है आप ही खुद हो, है नहीं, मूड ख़राब और चिड़चिड़ा आना और क्या दुनिया भरे का आफत। और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल शांत पड़ जाए, मतलब वैसे बड़े अच्छे हैं, खेलते हंसते खेलते, लेकिन वैसे शांत हो गए। ओके, तो ये भी सूजन का ही हिस्सा है कि शांत हो गए, और वो भी सूजन का ही हिस्सा है। अब वो तो नर्व है ना, वो मिसबिहेव कर रही है, आपको नेचुरल उसमें नहीं रहने दे रही। तो इसलिए जो है वो इसको, ये कॉर्पस कैलोसम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वो, राइट। अभी हमारे जो हैं वो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। प्रोजेक्टर होता तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते। ये देख पा रहे हैं आप इसका ये बैंड? हाँ, अभी ला रहा हूँ, आपके पास भी ला रहा हूँ, है नहीं? ओके, हमारे पास बिल्कुल इसी शेप का हमारे पास एक फ्रूट होता है। कौन सा? अखरोट। हाँ, अखरोट। अंग्रेज़ी नहीं आती मुझे, मैं अखरोट जानता हूँ, वॉलनट आई डोंट। ठीक है नहीं? तो वो अखरोट बिल्कुल इसी शेप का होता है। उसके बीच में आप देखना वो कत्थई रंग की एक लेयर भी होगी, बहुत पतली सी होगी। दैट इज़ योर कॉर्पस कैलोसम, दैट इज़ योर कॉर्पस कैलोसम। और वो शेप भी उसका ऐसा ही है, उबड़ खाबड़ सा, रिजेस सी बनी हुई हैं वो नर्व्स का उबड़ खाबड़। जब आप ब्रेन का वो देखोगे, जैसा ये देख रहे हो आप, है नहीं, कलर्ड हिस्सा ये सब ऊपर वाला, तो ये ऐसा ही आपका जो है वो अखरोट भी है, राइट। ओके, तो ये तो हमारा कॉर्पस कैलोसम है, राइट। अभी कॉर्पस कैलोसम जो है वो हमारा मीडिएटर है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का, ये हमारा मीडिएटर है। हमारी बॉडी जो है वो राइट एंड लेफ्ट डायगोनल उस पर काम कर रही है। यानी कि अगर आपका लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर किसी वजह से अगर डिस्टर्ब हुआ है तो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, हो सकता है। उसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। देखिए, एक बीमारी, एक ऑर्गन के अंदर कम से कम मतलब 45-46 तरह की बीमारियां होती हैं, एक ही, है ना। तो वो पैरालिसिस और भी बहुत सारी वजहों से हो सकता है। ये वजह भी हो सकती है कि मीन्स यहाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ थोरेसिक पे आकर के यहाँ पे मीन्स गड़बड़ हो गई कुछ, तो वो भी अच्छा। यहाँ से भी बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते, यहाँ तक जाते जाते यहाँ के नीचे जो है गड़बड़ हो गई कुछ, राइट। तो यहाँ तक का हिस्सा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यहाँ के बाद का हिस्सा जो है वो आपका, तो ये कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके हेमिस्फीयर्स में भी हो सकती है, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। अच्छा, अभी हमको जो है वो ब्रेन स्टडीज़ में हमको ये बात मालूम चली कि कुछ काम जो है वो राइट हेमिस्फीयर के हैं और कुछ काम जो है एक्सक्लूसिव वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के हैं। कुछ काम राइट हेमिस्फीयर ही कर सकता है, कुछ काम जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ही कर सकता है। वो आप लोग लिख लीजिए, मैं एक एक करके आपको बोलता जाऊंगा। बहुत सारे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन मीन्स एक ही चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिली, अब आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये काम आपका जो है वो राइट वाला काम करेगा। कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में इसको कहते हैं संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट अपनी लोकल भाषा में भी लिखते चलिएगा, सिर्फ अंग्रेजी के चक्कर में मत रहिएगा। अंग्रेजी बड़ी बेवफा होती है, हमारी भाषा नहीं है ना। अपनी अपनी भाषा जो है पकड़ के रखिए, अपनी भाषा नहीं खोइएगा आप लोग। कॉन्टेक्स्ट, ये अभी राइट की ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लेफ्ट से बात नहीं कर रहे। देन स्पेशियल रिलेशनशिप्स, स्पेशियल, SPATIAL,
SPATIAL, स्पेशियल रिलेशनशिप। स्पेशियल रिलेशनशिप कहते हैं कि डिफरेंट शेप्स को समझना। हमें समझ में आ जाता है ना फौरन कि मतलब सितारे की क्या शेप है, हमारे फुटबॉल की क्या शेप है, बास्केटबॉल की क्या शेप है। तो ये जो समझ में आ रहा है हमको, ये सब हमारा राइट हेमिस्फेयर काम कर रहा है इसको, राइट। विजुअल इंफॉर्मेशन, आप कोई भी चीज़ देख के जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, इसके लिए आपका राइट हेमिस्फेयर, आपका जो है ब्रेन का, वो एक्टिवेटेड है। विजुअल, VISUAL, फेस रिकॉग्निशन, चेहरा देख के पहचान लेना। चेहरा देखा और पहचान लिया फौरन, राइट हैंड ब्रेन का काम है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो चेहरा पहचानने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन नेम रिकॉलिंग नहीं होती उनको। हाँ, चेहरे से पहचान लेंगे लेकिन नाम जो है वो, यानी बहुत से लोग होते हैं उनको नाम और चेहरा दोनों एक साथ याद आ जाता है, चाहे कितने ही साल गुजर चुके हों। तो वो फेस रिकॉग्निशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का वीक होता है, राइट। देन इंट्यूशन, INTUITION, इंट्यूशन। इंट्यूशन कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, यानी मुझे लग रहा है ऐसा यार, कुछ अजीब सा होने जा रहा है, कुछ अजीब सा होने जा रहा है ना। इंट्यूशन, उसे बोलते हैं इंट्यूशन। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गट फीलिंग। अंदर से पेट में वो हुमड़ सी होने शुरू हो गई, कुछ होने जा रहा है, ऐसा गट फीलिंग के नाम से। इमोशंस, इमोशंस, EMOTION, इमोशंस। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, डिटेक्टिंग मोशन, मोशंस को परसीव कर लेना, यह आपके राइट हेमिस्फेयर का काम है। डिटेक्टिंग मोशन, आपका अपना भी और दूसरे का भी। मीन्स फुटबॉलर कोई आ रहा है, एक कॉर्नर से आ रहा है, हॉकी प्लेयर है कोई किसी कॉर्नर से, एक राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा है, क्या करता हुआ आ रहा है, राइट। उसका मोशन का इंटेंसिटी क्या है, वो चलता हुआ लेके आ रहा है, किस साइड में अपने स्टिक को मोशन मूवमेंट कर रहा है, किस उस पर बॉल रखी हुई है उसने, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये मोशन में कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इस मोशन से वो मीन्स आपको धोखा दे देते हैं, चकमा दे देते हैं मोशन से, राइट। हाँ, राइट। तो ये मोशन को डिटेक्ट कर लेना, आपका राइट हेमिस्फेयर उसमें कंफ्यूज हो जाता है, राइट। से फॉर एग्जांपल वो हॉकी विज़र्ड, वो क्या नाम है उनका, ध्यानचंद सर, है ना, ओके फाइन, हाँ, मेजर ध्यानचंद सर। ये ध्यानचंद सर की ये बड़ी खासियत थी कि वो अपने मोशन को जल्दी डिटेक्ट नहीं होने देते थे, राइट। उनके ऊपर जिस वक्त 1936 का जर्मनी का ओलंपिक्स हो रहा था, तो उस वक्त उनके ऊपर जैसे डीगो मैराडोना सर के ऊपर 5-5 लगे हुए थे ना, फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में, ऐसे बाकी और 6 और दूसरों पे लगे हुए हैं, और डीगो मैराडोना सर के ऊपर अकेले 5 लगे हुए हैं, राइट। तो ऐसे ही जो है वो ध्यानचंद सर के ऊपर जो है वो 5 लगे हैं, 4 लगे, और इवन देन बॉल किसी और प्लेयर के पास है और वो उनसे टैकल कर रहे हैं और वो उनसे छीन भी नहीं पा रहे। वो स्टिक को इस बुरी तरीके से, आई डोंट नो कैसे, इसी वजह से उनको विज़ार्ड मीन्स जादूगर उनको, हाँ, कई बार कराई गई। एक बार उन्होंने गोल पोस्ट भी चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये छोटा है, ये छोटा है साहब, बॉल मेरी जा नहीं सकती इधर उधर। मीन्स ही वॉज दैट मच एक्सपर्ट, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो बहुत से लोग होते हैं जो अपने मोशन को डिटेक्ट नहीं होने देते, तो वो आपके राइट हैंड को जो हेमिस्फेयर है उसको कंफ्यूज कर देते हैं वो किसी तरीके से। जी, अभी राइट साइड है, हो सकता है उनका राइट ज़्यादा होगा। लेफ्ट साइड वाले ज़्यादा अच्छा करेंगे, इसको ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, और ये ऐसी रिसर्चेज हैं, मौजूद हैं। लेफ्ट साइडेड थे, ओके फाइन।
है ना? अच्छा, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस, म्यूजिक को समझना और आर्ट को समझना। मीन्स हम में से ज़्यादातर ना म्यूजिक को समझते हैं ना आर्ट को समझते हैं। हाँ, मतलब सेंस नहीं होता हम लोग अंदर, डेवलप नहीं हो पाती वो चीज़, राइट? ओके, एक और रह गया इसका फंक्शन, वो क्या बताओ? इसमें सारे देख करके बताओ जल्दी से। एक फंक्शन रह गया, आपको पता है वो। दिमाग लगाओ, राइट वाला अलग से लगाओ, लेफ्ट वाला अलग से लगाओ, दोनों मिला के एक साथ लगाओ। एक फंक्शन रह गया। गौर से पढ़ो। आपका ध्यान बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, seeing is not a problem, observation is a problem. कुछ रह गया। ऑब्जर्व करना जो बोला आपने। अरे यार, ढाबे पे बैठ के इतना दिमाग चलाते हो, यहाँ दिमाग नहीं चल रहा। इंटरेक्शन और जी, और पीछे से, पीछे जो लोग बैठते हैं वो सुना है मैंने, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बैठता। ओके फाइन। डिसीजन, अरे यार पर्स नहीं लाया। 20 रुपए दूंगा उसको जिसने बता दिया। यही निकला है यार। अब बता दो, नहीं तो वापस अपनी जेब में रख लूँगा। ओके, और देख लो गौर से। नहीं, जब तक ये नहीं निकला था, जब तक आवाज़ें कम आ रही थी। हाँ, ओके। कोऑर्डिनेशन, ओके। हमारे रिसर्च स्कॉलर को देखो, अब देख रहे हो, अभी तक ऐसे बैठे थे, अभी 20 का नोट देखा तो दूसरी कॉपी देखने लगे। आइए इधर आइए, ये ले जाइए आके, आइए। यस, आइए आइए, जल्दी आइए। नहीं, आई डोंट नो है। हाँ, पकड़िए, ये पकड़िए, आपका है। एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। कंट्रोलिंग लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। क्या यार, 20 रुपए का। आपको नहीं पता कि उसका 80 रुपए का नुकसान हो गया। मैं तो 100 का सोच रहा था पर्स निकाल, लेकिन पर्स लाया नहीं। किस्मत अच्छी मेरी। ओके फाइन। एनी हाउ, तो हमारा राइट साइड जो है वो हमारा ये कंट्रोल करता है। नाउ लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड कंट्रोल्स स्पीकिंग, लेफ्ट साइड कंट्रोल्स स्पीकिंग। जल्दी लिख लिए, क्लास खत्म होने जा रही है हमारी। अब लेफ्ट साइड ऑफ आवर हेमिस्फीयर ना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जल्दी जल्दी लिखिएगा, बहुत कॉमन है। लिसनिंग, जहां अंग्रेजी ना पकड़ पाए वो अपनी भाषा में लिख दिएगा लोकल में। तो स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। नंबर स्किल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 2 है ना, ऐसा नंबर स्किल्स। ग्रामर, कंप्यूटेशन स्किल्स, गुणा भाग करना, राइट। कुछ लोगों को देखा ना आपने, गुणा भाग में बड़े तेज होते हैं, है ना। जैसे आप लोग सब लोग बड़े तेज थे, अभी 20 का नोट देख के हाइपर हो गए सब लोग। ओके फाइन। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको मतलब हाँ एनालाइज करना शुरू कर दिया आपने, परखना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो एनालाइज करता जा रहा है आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड एक्सपीरियंसेस से। भाई बहुत सी बातें मैं ऐसी बोल रहा हूँ जो आपके एक्सपीरियंसेस में पहले से होंगी, तो आप उसको एनालाइज भी करते जा रहे हो साथ साथ कि यार सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, सर सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस फेस एक्सप्रेशंस, हाथ का एक्सप्रेशन, आँखें बढ़ना छोटी होना, ये सारी चीज़ें भी आप एनालाइज करते जा रहे हो साथ साथ, एनालाइज करते जा रहे हो कि जो बोल रहे हैं उसी के रिलेशन में आंखें चढ़ रही हैं या किसी और चीज़ के लिए चढ़ रही हैं, आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसा, राइट। ओके, रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग, लॉजिक, सीक्वेंशियल थिंकिंग, थिंकिंग इन स्टेप्स, सीक्वेंशियल, SEQUENTIAL, सीक्वेंशियल थिंकिंग, टाइम अवेयरनेस, अब एक रह गया बिना पैसे का, ओके फाइन। अच्छा अब आप ज़रा इन दोनों एक्शंस को देखो, दोनों के, राइट वाले के भी देखो और लेफ्ट वाले भैया के भी देखो, और दोनों का देख करके बताओ कि क्या आपको इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि राइट हैंडर आदमी क्यों है, लेफ्ट हैंडर क्यों है। लेफ्ट वाला ज़्यादा, जी लेफ्ट वाला ज़्यादा क्रिएटिव है, ओके फाइन, ओके फाइन, लेफ्ट हैंड वाला ज़्यादा क्रिएटिव है। मतलब क्या हमको इन दोनों हेमिस्फेयर्स के फंक्शंस देख करके अंदाज़ा लग रहा है, क्या एक वजह लग रही है कि मतलब इंसान जो है वो ज़्यादातर राइट हैंडर्स क्यों है। भाई है ना, ज़्यादातर राइट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स आपके जो हैं वो मीन्स एक रिसर्च कहती है कि 7% हैं दुनिया में, एक रिसर्च कहती है कि 11% हैं, एक कहती है 17% हैं, मैं कहूँ 7 हैं चाहे 11 हैं चाहे 17 हैं, इनको तीनों को प्लस कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, उतने तो हैं, तो तब भी माइनॉरिटी में ही है। ओके ओके, हाँ ये लेफ्ट वाली देखो आप, लेफ्ट वाली जो है ना ये बहुत कॉमन है नहीं, ओके। और ये इतनी कॉमन है कि बच्चा जो है वो जब माँ के पेट में होता है तब से सीखना शुरू कर देता है इसको, ये इतनी कॉमन है, मीन्स वो आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है, राइट। हालांकि मतलब इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ की और बाप की आवाज़ और दूसरों की आवाज़ में बहुत फ़र्क उसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है लेकिन उसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। क्यों अंदाज़ा है? क्योंकि वो माँ के पेट से सुन रहा है उन आवाज़ों को, राइट।
पर्टिकुलर कोई एक म्यूज़िक है, पर्टिकुलर दरवाज़ा बंद होने का एक खड़का है, राइट, वो दरवाज़ा एक पर्टिकुलर लेवल पे बंद होता है, राइट, उससे जो है वो अभी बच्चा हुआ है और बच्चा अभी पैदा हुआ है, कुछ ही दिन का है, और वो दरवाज़ा एक पर्टिकुलर एंगल से बंद होता है अगर, है ना। अभी तो आप ऐसे बंद करो तो ऐसे ही बंद हो जाएगा थोड़ा सा चर्र बोल के, लेकिन अगर आप कभी इसको थोड़ा प्रेशर से मार दो तो अलग तरह की आवाज़ निकलेगी, राइट। उस पर एकदम से बच्चा जो है वो ऐसा चौंक जाता है, क्योंकि उसने हो सकता है कई बार उस पर्टिकुलर आवाज़ को उसने सुना हो, अभी उसको एकदम से चौंक गया कि कहाँ से ये आवाज़ आई, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला ब्रेन है, ये जो है वो माँ के पेट से वो मीन्स उसकी वो शुरू हो गई है ट्रेनिंग। इस वजह से पैदाइशी तौर पे जो है वो बच्चा आम तौर से जो है वो मोर देन 80% तो कह ही सकते हैं हम लोग, है ना, कि वो राइट हैंडर होता है, मोर देन 80% चांसेस हैं कि वो 80% होगा। हाँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं। आप में से कौन कौन है लेफ्ट हैंडर? ओके फाइन। नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन हाँ ऐसी रिसर्चेज अभी हो रही हैं, की जा रही हैं कि लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो क्रिएटिव क्यों होते हैं। अच्छा, इनके मीन्स जैसे जो प्लेयर्स हैं ना, इनके ऊपर भी रिसर्चेज होती हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो ज़्यादातर वो लेफ्ट हैंडर्स के पास हैं। ये ऐसा क्यों है? मीन्स अब आप मीन्स फॉर एग्जांपल ब्रायन लारा सर, लाइक मेसी सर, लाइक गैरी सोबर्स सर। आई डोंट नो गैरी सोबर्स सर को कितने लोगों ने देखा है खेलते, राइट। मीन्स ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर, वो मेहनत से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है, राइट। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि ये मीन्स अभी रिसर्चेज चल रही हैं कि क्या चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है। आई डोंट नो क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती होगी। ये भी हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगता हो सिंपल की मतलब नॉर्मेलिटी से अलग हटके हैं थोड़ा सा। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, अब वही तो बात है ना, तभी तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं सामने। अब हम इसको अपने इस पॉइंट से हम ट्रेन करना शुरू कर दें तो हो सकता है हम ट्रेन भी कर लें अपने इसको। ओके फाइन। तो बहरहाल हम जो है वो मीन्स मोर देन 80% पॉपुलेशन राइट हैंडर है। तो उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे लेफ्ट हैंड हेमिस्फेयर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है जो हमारे और आपके समाज में जिसमें हम जीते हैं इसमें बहुत कॉमन है वो चीज़ें, है नहीं। और वो चीज़ें थोड़ी सी कम कॉमन है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग फॉर एग्जांपल। जैसे मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग कहते हैं, नहीं मैं इसको एक बहुत मीन्स आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सबको समझ में आ जाता है। जैसे इन बिटवीन द लाइंस आप समझने की कोशिश करो कि क्या लिखा है। मीन्स 2 लाइन लिखी है, ये तो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, राइट। आपने समझ लिया माई नेम इज़ सैयद तारिक मुर्तज़ा, आई एम गोइंग टू जोधपुर। ओके, ये तो समझ लिया आपने। लेकिन अभी कुछ लोग होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, और ख़ास करके जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं बड़े तेज़ होते हैं। ये 2 लाइन्स के बीच में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो क्या लिखी है वो बताओ, इन बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं मतलब जो है नहीं फिजिकल कुछ, बस वो मीन्स फीलिंग है, गट फीलिंग है, इंट्यूशन है नहीं, वो सारी चीज़ें हैं ना इसी के पास है, इंट्यूशन वगैरह ये सब, है ना। इनसे पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं कि इसने ये बात 2 बातें बोली तो ये बोली क्यों है इसने, है नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीन्स कहते हैं ना हम लोग, यार तुम हर वक्त बात का मतलब निकालते हो। हाँ, मतलब हर वक्त बात का मतलब निकालते हो, तो ये जो बात का मतलब निकाला जाता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं देर में आऊँगा, या भाई मैं तो अपनी बीवी से ये कह रहा हूँ कि आज से वॉक पे चलेंगे। ओ उसने यार आफत जोत दी, उसने कहा अच्छा मोटी लग रही हूँ मैं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, है ना, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हुआ, म्यूजिक के बारे में एजुकेशन हुई, आर्ट्स जो फाइन आर्ट्स होती है, राइट, इसके बारे में एजुकेशन हुई। आप देखो इन सब चीज़ों के बारे में कम एजुकेट किया जाता है नहीं। रिदमिक जिम्नास्टिक्स है, उसके बारे में बहुत कम बच्चे को वो किया जाता है जी। ओके हाँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये राइट हेमिस्फीयर का काम है।
अच्छा, इसकी ट्रेनिंग जो है वो कम हमारे समाज में हो रही है, जिसकी वजह से अच्छा वो माँ के पेट से ही वो जेनेटिक कोड उसका बना हुआ है, वो राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का, क्योंकि वो उसको इन्फॉर्मेशन एक ही तरह की मिल रही है। नहीं, अगर इसको ये सी वाली दे दी है तो हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंडर हो जाएगा फिर वो, या उसको ज़्यादा मिल गई होगी तो वो लेफ्ट हैंडर हो गया। आप में से कुछ लोगों को मिल गई होगी तो वो लेफ्ट जेनेटिक कोड में उनके लेफ्ट हैंड चला गया, तो उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड को शिफ्ट कर गई, मोर देन 80% की राइट हैंड को शिफ्ट कर गई। तो इतनी सी बात है इसकी, राइट। यहाँ तक जो है वो हमारा काम हो गया है। अब कोई सवाल हो आपके बारे मतलब कुछ भी XYZ इससे रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया वो, उसके अलावा कोई और